गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने पीछे के वीडियो में मैकियावेली के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हम मैकियावेली को एक प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में अपन देखते हैं कि मैकियावेली है वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, वो कैसे मैकियावेली को कहा जाता है। तो अगर मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहते हैं, जनक कहा जाता है। डनिंग जो है उन्होंने टिप्पणी की है कि मैकियावेली मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक है। मध्य युग और आधुनिक युग इन दोनों के बीच का संबंध जो विच्छेद करने वाला पहला विचारक है। प्रोफेसर जॉन्स है, वो कहते हैं कि मैकियावेली राजनीतिक सिद्धांतवादी तो नहीं लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता है। यानी कुल मिलाकर के आधुनिक जो राजनीति है उसमें मैकियावेली का जो नाम है वो आधुनिक राजनीतिक विचारक में उसको आधुनिक राजनीति का जनक तक कहा गया है और वो एक बड़ा नाम है, क्योंकि मैकियावेली के जो राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अमर स्थान रखते हैं, क्योंकि वह पहला विचारक थे जिन्होंने मध्ययुगीन जो विचार थे उन सब का खंडन करना प्रारंभ किया और एक नई आधुनिक विचारधारा का प्रारंभ किया और एक नई आधुनिक जो विचारधारा थी उसका श्रीगणेश किया। क्योंकि वास्तव में मैकियावेली की जो स्थिति है वो एक ऐसे विचारक की है जो मध्य युग और आधुनिक युग दोनों की सीमाओं पर पैदा हुआ था। मध्य युग के साथ उसने संबंध विच्छेद करके आधुनिक सिद्धांत को संभव बनाया और उसने मध्य युग की मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की अपितु उनका खंडन करके राजनीति को एक नया व्यावहारिक रूप दिया। अब आधुनिक विचारकों के रूप में कुछ विचारक वो बौद्धा को भी जगह देते हैं कि भी बौद्धा हैं वो उचित, जो जहाँ बौद्धा हैं वो उसको उचित स्थान है, लेकिन मैकियावेली वह प्रथम व्यक्ति था जिसने व्यावहारिक राजनीति पर ऐसे विचार प्रकट किए जिनका पालन आजकल लगभग विचारकों द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि बौद्धा हैं वो पहले विचारक थे जिन्होंने राज्य के आधुनिक रूप के सिद्धांतों का विवेचन किया था। निसंदेह अगर अपन बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है भी बौद्धा की जो सार्वभौमिकता की जो संबंधी परिभाषा है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन को एक नई देन है। किंतु स्वयं बौद्धा के साथ दिक्कत ये थी कि वो स्वयं को पूरी तरह से मध्य युग के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाया और यही कारण है कि उनकी जो किताबें हैं उनमें विरोधाभास पाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैकियावेली है वो विरोधाभास के दोष से मुक्त है, पूरी तरह मैकियावेली भी मुक्त नहीं है, लेकिन मध्य युग से वह पूर्णतः अपने आप का नाता तोड़ देता है। उसके विचारों में कहीं भी मध्य युगीन विचारधारा का एहसास भी नहीं मिलता है। और जॉन्स ने एक बहुत ही अच्छी वो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है भी बौद्धा मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से करता है, केवल इसलिए कि जहाँ मैकियावेली आधुनिक युग के भवन तक पहुँच गया है, बौद्धा अभी उसकी दहलीज पर खड़ा हुआ है। तो इसलिए इन दोनों की कंपेरेटिवली जॉन्स ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। समय की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो मैकियावेली बौद्धा से पहले आने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी मध्य युग को समाप्त करने और आधुनिक युग को शुरू करने का श्रेय वो मैकियावेली को जाता है। क्योंकि मैकियावेली की जो विलक्षण प्रतिभा है उसकी अगर अपन बात करें तो उस चीज़ का पता इससे भी लगता है कि मैकियावेली के 50 साल बाद भी उस तरह से मतलब इतने प्रभावी रूप से लिखने वाला कोई विचारक है वो आया नहीं था। क्योंकि मैकियावेली ने अपनी सारी रचनाओं में जो मध्ययुगीन विचार थे उन पर बहुत कड़े प्रभाव किए। उन्होंने देवीय कानूनों को अस्वीकार करके मानवीय कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया, राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की, पोप को निरंकुश मतलब जो विचारधारा थी उससे मुक्ति दिलाई। जो पोप की एक निरंकुश विचारधारा थी उसमें उसकी आलोचना की, राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और चर्च को उसका अनुगामी बताया और मध्य युगीन राज्यों की एकता में बाधक और सामंतवाद का खंडन करते हुए अपने राज्य में उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। इन मध्य युगीन परंपराओं का खंडन मात्र करने से वह आधुनिक युग का प्रवर्तक नहीं बन गया, बल्कि क्योंकि उसके विचारों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनमें उन्हें आधुनिक युग के और मतलब जो बीज थे वो उसमें विद्यमान थे, जिनकी बदौलत अपन इनकी बात करेंगे। अब हम आधुनिक युग की विशेषताओं की चर्चा करेंगे जिनकी झलक है वो मैकियावेली के विचारों में मिलती है। अब पहला, मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रभाव। मध्ययुगीन विचारधाराओं पर प्रभाव में सबसे पहले देवीय कानून की बजाय राज्य के कानून को मान्यता दी। मैकियावेली वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने देवीय कानून का खंडन किया और राज्य के कानून को सर्वोपरि बताया कि राज्य का कानून ही सब कुछ है, देवीय कानून कुछ नहीं है। दूसरा, पोप और चर्च को राज्य के अधीन बनाकर उनका अनुगामी बनाया, क्योंकि मैकियावेली ने जो मध्ययुगीन विचारधारा में ये माना जाता था कि पोप है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो मैकियावेली प्रथम विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि पोप और चर्च दोनों राज्य से ऊपर कोई संस्था नहीं है
समस्त संस्थाएं राज्य के अधीन काम करने वाली संस्था है। अतः ये जो पोप, चर्च वगैरह सारे के सारे राज्य के अनुगामी है, राज्य उनका अनुगामी नहीं है। और सामंतवाद, क्योंकि सामंतवादी जो एक परंपरा थी उसने राज्यों को कमज़ोर करने में कड़ी भूमिका निभाई थी, तो इसलिए मैकियावेली ने उन सब को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया था, अपने राज्य में उसको कोई स्थान नहीं दिया था। दूसरा, प्रथम राजनीतिक विचारक। कैटलिन इनको प्रथम राजनीतिक विचारक कहते हैं कि ये प्रथम राजनीतिक विचारक थे। इनका कारण था व्यवहारिक पक्ष पर बल देना और व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों की समर्थकता पर बल दिया, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने राज्यों को सर्वोच्च बताया और दूसरी तरफ जो था वो व्यक्ति और जीवन की सुरक्षा को व्यक्ति एवं जीवन की सुरक्षा को अधिकार को घोषित किया। और उसने शासक का मुख्य धर्म बताया था व्यक्तिगत धन और जीवन का सम्मान किया जाए, और इस तरह से उसके विचारों में आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य की स्थापना के जो बीज थे वो मैकियावेली ने सर्वप्रथम बोए थे। और मैकियावेली का यह मत कि जनता है वो शासक से अधिक बुद्धिमान होती है और गणतंत्र में व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता उचित रूप से सुरक्षित रह सकती है, इनका सहारा लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आधुनिक व्यक्तिवाद का आंदोलन भी चलाया था। ऐतिहासिक पद्धति अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति मध्य युग में जो स्कॉलेस्टिक पद्धति थी जिसमें विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद में प्रबल तर्कों से उसका खंडन किया जाता था, जबकि मैकियावेली ने इतिहास और तर्क का सहारा लिया था। क्योंकि बेसिकली जो पहले क्या था, ये जो स्कॉलेस्टिक पद्धति थी उसमें क्या होता था कि जो पहले जो भी, जैसे अपन ने अरस्तु को पढ़ा तो इन सब में एक कॉमन बात ये थी कि ये पहले सामने वाले के विचारों का खंडन करते थे, कि जिससे उनकी एक एक बात को पहले बता करके उसका खंडन करते और फिर अपनी प्रबल तर्कों से अपनी बात को रखते थे। अब स्वरूप बदल दिया। मैकियावेली ने इतिहास के माध्यम से तरीका बताया भी किस तरीके से हम मतलब एक तरीके हम इतिहास के माध्यम से पहले बताया गया कि किस तरह से राजनीति विज्ञान है उसमें इतिहास है वो मदद कर सकता है। इतिहास से हम सीख करके वर्तमान आधुनिक राजनीति की बात कर सकते हैं। फिर चौथा, राज्यों की सर्वोच्चता और अधिकारों के का समर्थक, क्योंकि मैकियावेली जो था वो पूरी तरीके से उन्होंने यही बात आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य का आधार बनी थी, क्योंकि उसने राज्य की सर्वोच्चता और व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति के अधिकार की अगर अपन बात करें तो जिन्होंने व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा को अधिकार घोषित किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति है वो सबसे अधिक विवेकशील आदमी है, तो हमें उसी की जो स्थिति है उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि अन्य कहीं पर ध्यान दे करके अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। और यही बात है वो आधुनिक जो व्यक्तिवाद है और राष्ट्र राज्य है उनका आधार बनी थी बाद में जा करके। और राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक, क्योंकि राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक क्योंकि संप्रभुता की धारणा है वो आधुनिक युग का प्रतीक कही जा सकती है। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी मतलब संप्रभुता का विचार नहीं दिया है, न उसकी कोई परिभाषा दी है, लेकिन उसने राज्य को सबसे ऊंची संस्था माना है। सभी समस्त व्यक्ति, उसके समकक्ष कोई नहीं है, समस्त है वो व्यक्ति और संस्था है उसके अधीन रहती है। क्योंकि राज्य को एक राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली ने ही सबसे पहली बार व्यक्त किया और तब से उसे संप्रभु कहा जाने लगा था और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत भी आ गया था। तो आधुनिक राज्य का एक संप्रभुता है वो आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व वही बन गई थी। तो मैकियावेली ने यह सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी स्थिति के प्रति संचेतक है। तो उसने हालांकि सीधा कहीं भी संप्रभुता का मैकियावेली जिक्र नहीं करता है, लेकिन राज्य को सारी शक्तियाँ दे करके और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की तरफ ले करके जाते हैं। फिर अगला है कि राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक, क्योंकि आधुनिक जो युग है उसमें वो राष्ट्र राज्यों का युग है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया था। हालांकि इसके पीछे मैकियावेली का जो इटली को एकीकरण का सपना था वो एक अलग बात है, लेकिन उसने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का मुख्य कारण है वो मतलब इंग्लैंड और फ्रांस की तरह छोटे छोटे राज्यों में बंटे इटली को एक संगठित राज्य बनाना था। मैकियावेली के समय राष्ट्रीय राज्य शक्ति के प्रतीक और विकास के लिए अधिक उपयुक्त थे। अब वह भी चाहता था कि इटली भी राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वो एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का आकार ग्रहण करे, और इस हेतु उसने इटली के एकीकरण का समर्थन भी किया था। इस तरह इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करके उसने आधुनिक राष्ट्र राज्यों के जो विकास का मार्ग है वो प्रशस्त यानी विकास का जो मार्ग है वो सीधा किया था, जिससे
पहली बार जो राष्ट्र राज्य की धारणा है उसका संदेशवाहक है वो मैकियावली बने थे। फिर राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथकत्व, कि मैकियावली के विचारों की ये अपन एक प्रमुख विशेषता मान सकते हैं कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा मुक्त किया था और अलग कर दिया था। इस दृष्टि से वह मध्यकालीन विचारकों से बिल्कुल अलग हो गया था, क्योंकि मध्य युग में क्या था, मध्य युग में हर जगह पर राजनीतिक दर्शन में धर्म है वो राजनीति पर हावी रहा था, लेकिन नैतिकता और धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास रोक दिया गया था। लेकिन मैकियावली वो पहले विचारक थे जिन्होंने इन सब से राजनीति को, धर्म, नैतिकता सबसे दूर कर दिया। और मध्य युग के अंत में जो धर्म को अलग करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वो महसूस हर किसी को हो रहा था, लेकिन उसको धर्म और राजनीति को अलग करने का एहसास, वो जो काम है वो कोई नहीं कर रहा था। तो वो जो साहस है, जो मतलब साहस का जो परिचय है वो सबसे पहले मैकियावली ने ये निडरता के साथ घोषणा की थी कि अगर राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, राजनीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक और सभी प्रकार के साधन है वो अपनाए जा सकते हैं। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है और कहता है कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने आवश्यक है, तो तभी जा कर के राजा वो एक सफल राजा हो सकता है। तो इसलिए धर्म और राजनीति, मतलब धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथकता करके वो एक अपने आप में मैकियावली है वो आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्रणेता हो गया था। तो फिर संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक, क्योंकि मैकियावली थे जिन्होंने सबसे पहले संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक है। उसने इटली के लिए कैसे कॉमनवेल्थ का सपना देखा जिसका आधार संघात्मक व्यवस्था होगी। आधुनिक युग में बड़े राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही ठीक मानी जाती है, जिसका सपना मैकियावली ने 15वीं शताब्दी में ही देख लिया था। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो मैकियावली के द्वारा जो एक राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी वो आधुनिक राज्यों की रूपरेखा से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। इटली के संबंध में जो उन्होंने एक अपना चित्र प्रस्तुत किया वो आधुनिक राज्यों के जैसा ही है। आधुनिक राज्य संप्रभुता संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, स्वतंत्र है, अस्तित्ववान है, राष्ट्रीय राज्य है। कुछ राज्यों में समाजवादी गंभीर प्रवृत्ति और गंभीर रूप से विद्यमान है, लेकिन मैकियावली ने स्पष्टतः कहा था कि समर्थन राज्य तथा प्रभुत्व विकास राजा के लिए आवश्यक है, और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख करके भी उन्नति कर सकता है। तो इस प्रकार मैकियावली है वो इन पॉइंटों के माध्यम से हम मैकियावली को प्रथम राजनीतिक विचारक कह सकते हैं। हालांकि इनमें अगर अन्य चीज़ों की अगर अपन बात करें तो जो राज्य की आधुनिक स्थिति है उसके के बारे में मैकियावली के जो विचार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उक्त आधारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावली वास्तव में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है, क्योंकि उसकी अधिकांश बातें आधुनिक राज्यों की रूपरेखाओं से मिलती जुलती है। मैकियावली ने अपने बाद में आने वाले विचारकों को भी प्रभावित किया था। मैकियावली है वो इस कारण उसको मध्य युग से अलग होने वाला और आधुनिक युग की शुरुआत करने वाला कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को अन्य बाकियों से भी अलग रखता था। अब मैकियावली की आलोचना ही करते हैं कि आलोचनाएं किस किस प्रकार की, जैसे अध्ययन पद्धति त्रुटिपूर्ण, क्योंकि मैकियावली की अध्ययन पद्धति दोषपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक जो अध्ययन पद्धति थी उसका गलत मैकियावली ने प्रयोग किया था, क्योंकि अतीत इतिहास के निष्पक्ष और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपने सिद्धांत तय नहीं करता है, किंतु अनुभव से कुछ धारणाएं बना ली और इन्हें इतिहास में उन्हें पुष्ट करने के लिए उदाहरण ढूंढे। क्योंकि मैकियावली की अध्ययन पद्धति थी वो थी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, और इससे क्या हुआ, मैकियावली ने पहले से ही अपने लक्ष्य निर्धारण कर लिए और फिर उन लक्ष्यों को सही साबित करने के लिए अपने उदाहरण है वो जनता पर थोप दे, उनके माध्यम से बताया कि ये इस तरह से हो सकते हैं। तो अध्ययन पद्धति भी उसकी दोषपूर्ण थी। और मानव स्वभाव संबंधी एकाकी दृष्टिकोण, क्योंकि मानव को मैकियावली क्या मानते हैं, निकृष्ट स्वार्थी मानते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि मानव में दया भावना भी है, दिव्यता भी है, और उसमें दानवीय अंश को प्रधानता देते हुए जो देवी अंश है उसकी उपेक्षा करते हैं। तो इसलिए मानव स्वभाव संबंधी उनके एकाकी दृष्टिकोण है उसकी भी आलोचना की जाती है। फिर राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा, क्योंकि मैकियावली ने धर्म और नैतिकता, मतलब राजनीतिक क्षेत्र से धर्म और नैतिकता की उपेक्षा की है और उन्हें साध्य समझने की बजाय वो राजनीतिक राज्य के हित साधने वाले साधनों के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार उन्होंने राजनीति के भ्रष्ट होने का रास्ता भी खोल दिया था, क्योंकि यह भी सही है कि अगर बिना नैतिकता के राजनीति है वो कितनी खतरनाक हो सकती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अवसरवादी राजनीति के प्रणेता, क्योंकि मैकियावली थे जिन्होंने ये कहा था
कि हर राजा है वो अवसरवादी बन करके अपना काम निकालने के लिए उसने बार बार सलाह दी थी। तो अवसरवादी राजनीति के प्रणेता है वो मैकियावेली को अपन कह सकते हैं। तो इन आधारों पर मैकियावेली की आलोचनाएँ होती है। हालांकि और बहुत से हैं, अगर मौलिक प्रश्नों की अगर अपन बात करें तो मैकियावेली है वो राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है उन्होंने दिया था, नहीं कि राज्य को प्रतिपादित करने वाला ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया था। मूलभूत प्रश्न है, चाहे राज्य का स्वरूप और संप्रभुता, उद्देश्य, शासन, इन पर कोई प्रकाश भी नहीं डालते। तो इस प्रकार मैकियावेली की इन आधारों पर आलोचनाएं की जाती है। लेकिन सारतः निष्कर्षतः अपन कह सकते हैं कि मैकियावेली की चाहे कितनी आलोचनाएं की जाए, उसने राष्ट्रीय सर्वशक्तिमान धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करने वाला विचारक ही माना जाता है। वही पहले विचारक थे जिन्होंने सारी बातें मुंह पर कही है, कुछ भी लुक छिप कर नहीं कहा है। और सबसे बड़ी विशेषता की अगर अपन बात करें तो उन्होंने तात्कालिक जो राजनीतिक जीवन का यथार्थवादी दृष्टिकोण से उन शासकों के कुकृत्यों को खोल करके रख दिया था जिन पर भी पर्दा पड़ा हुआ था। और इसी कारण शायद उनको प्रथम यथार्थवादी राजनीतिक विचारक भी कहा जाता है। और मैकियावेली के पहले और बाद में अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ शासकों ने उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा सफलता प्राप्त की जो मैकियावेली ने साहस के साथ अपने ग्रंथ में लिखे थे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हिटलर भी है वो प्रिंस का अध्ययन करता था, मैकियावेली की किताब है उनके बारे में उनको पढ़ता था। तो मैकियावेली है वो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है उन्होंने। और राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो पहले हो ही चुका था, किंतु उन्होंने उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश जरूर किया था जो अलग अलग जगहों पर रचे जाते थे। इसलिए उनको एक बहुत ही पक्के और आधुनिक राष्ट्रवादी नेता होने का श्रेय भी मैकियावेली को मिलना चाहिए। इसलिए कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, सभी से आग्रह है, सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे घर पर रहें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें और राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।